बात कुछ बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। मेरा ख्याल है कि अब हम दोनों को फौरन ही एक दूसरे का साथ छोड़ देना चाहिए। नाश्ते से फारिग होकर वीरा ने पुरमुर्दा आवाज में कहा, यहाँ से हम अलग अलग निकलने की कोशिश करेंगे। खैरियत से न्यूयॉर्क पहुंचने में कामयाब हो गए तो वहां फिर यकजा हो जाएंगे। मगर क्यों? मैंने बाइसरार दरियाफ्त किया। आखिर तुम डॉन रोजीनी के बेटे से बात करने के बाद इतनी खौफजदा क्यों हो गई हो? ये उसका मसला नहीं है। कल एक ड्राइवर सामने आया है, हो सकता है कि उसने अकब आईने में अपने ताकुब का अंदाजा लगा लिया हो। बात वहीं आ जाएगी कि पुलिस सफेद फाम औरत और एशियाई मर्द पर मुश्तमिल हर जोड़े को शुबे की निगाह से देखेगी और हम फंस जाएंगे। तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो? ड्राइवर के शुबे से कोई खतरा पैदा नहीं होगा। अकब आईने में वो कोई दूसरी टैक्सी तो देख सकता था, ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसमें कोई सफेद फाम औरत है उसकी गाड़ी का पीछा कर रही है। दूसरे ड्राइवर के सामने आए बगैर यह राज फाश नहीं हो सकता। उसके बयान से शह पाकर किसी वक्त दूसरा ड्राइवर भी सामने आ जाएगा। इस वक्त तक हम यहाँ से हजारों मील दूर निकल चुके होंगे। तुम भी ये सरोपा बहाने बाजियां छोड़ दो और मुझे इस अतालवी के बारे में बिलाकमो कास्ट पूरी हकीकत बता दो। इसकी रोशनी ही में हम मिलकर कोई सही फैसला कर सकेंगे। और अगर मैं इस बारे में कुछ ना बताना चाहूं तो? उसने मजनून नजरों से मेरी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में पूछा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसके दरवाजे पर दस्तक दूंगा। ये मेरा जाती मामला है। आज उसने मेरे पुराने जख्म हरे कर दिए हैं। ये कहते हुए उसने शर्मसार होकर अपना सर झुका लिया। मैंने उसे पहली बार यूं शर्मिंदा होते देखा था। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हमारे सारे मसाइल मुश्तरिक हैं। वैसे भी तुम्हारा माजी मुझसे पोशीदा नहीं है। हर बात खुली किताब की तरह मेरे सामने है और मैंने आज तक इस हवाले से तुमको कभी भी शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की। ये तुम्हारी बड़ाई है। वो सर उठाए बगैर बोली, मुझे मजबूर मत करो। वो खामोश रहने पर तुली हुई थी। मैं उसकी जुबान खुलवाने पर इसरार करता रहा। आखिरकार उसे मेरे सामने हथियार डालने ही पड़ गए। रामा का से मेरी पहली मुलाकात रूम में इन दिनों हुई थी, जब डॉन मर्सियानो के रूप में जिमी लाइट मुझे निस्वानी ताकत के जरिए शाहजोर मर्दों को मुसख्खिर करने की तरबियत दे रहा था। वीरा खोई खोई आवाज में रुक रुक कर बताने लगी, ड्रामा का बहुत खुदसर नौजवान है और इन दिनों मुझे ऐसे मर्दों की अना को रेजा रेजा करने की कुछ आदत सी हो गई थी। वो मेरे गिर्द मंडलाता रहा। दोस्ती कर लेने के बावजूद मैंने उसे हद से तजावुज करने की इजाजत नहीं दी। फिर मुझे अचानक रूम से जाना पड़ गया। वो सांस लेने की रुकी तो मैंने पूछा, इसी के साथ मुझे जरा सा पस मंजर भी बताती चलो तो बेहतर रहेगा। रोजीनी कौन है? रूम में तुम किस हैसियत से रह रही थी? सिसिली के जजीरे के शुमाल मगरबी साहिल पर पालरमो नामी एक शहर माफिया का असल वतन है। रोजीनी इसी के मुजाफात का एक जागीरदार है जो उन दिनों भी माफिया का बहुत बारसूख डॉन हुआ करता था। ड्रामा का उसी डॉन रोजीनी का लड़का है। वक्त के साथ इसमें तब्दीलियां आ गई हैं। वो तारुफ न करवाता तो मैं अब भी उसे नहीं पहचान सकती थी, लेकिन इसने कल मेरी एक झलक देखते ही मेरा पीछा शुरू कर दिया था और आखिरकार मुझे पहचानने में कामयाब हो गया। वो मुझे सीका के नाम से जानता है। इन दिनों मुझे रूम में इसी नाम से पहचाना जाता था। अगर वो तुम्हारे असल नाम से अभी तक बेखबर है तो फिर इससे डरने की जरूरत नहीं। मैंने इत्मीनान का एक गहरा सांस लेकर कहा। मेरा दम इस खौफ से निकल रहा था कि किसी माफिया वाले ने तुम्हें वीरा लाइड की हैसियत से पहचान लिया है और हम यहीं उलझ कर रह जाएंगे। नहीं, ये मेरा खालिस जाती मामला है, इसलिए मैं तुमसे अलग होकर इसे निपटाना चाहती हूँ। वो मेरे साथ उलझा रहेगा और तुम आसानी से यहाँ से निकल जाओगे। मैं बाद में उसे जुल देकर यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगी। इस वक्त यही सबसे महफूज और मुनासिब रास्ता है। यह नामुमकिन है कि मैं तुम्हें उसके रहमो करम पर छोड़कर यहाँ से निकल जाऊं। आखिर तुम इससे इतनी डरती क्यों हो? मैं पहली बार तुम्हें इतना हरासा देख रहा हूँ। वो तुमसे क्या चाहता है? मैंने अपनी झुल्लाट पर काबू पाकर हमदर्दाना लहजा में पूछा। वो दीवानगी के हद तक खुद सर और जिद्दी है। माफिया की एक ताकतवर डॉन का बेटा होने की वजह से वो खुद को जमीन का खुदा समझता है, जिसकी किसी ख्वाहिश से इन्हिराफ मुमकिन नहीं है। वो अपनी बीवी के साथ लंदन आया हुआ है और शनासाओं से बचने के लिए इस मुतवस्सित और गैर मारूफ होटल में ठहरा हुआ है। उसने अपनी बीवी को नाश्ते के लिए भेजकर मुझे फोन किया था। वो फिर खामोश होगी। उसकी खामोशी से इस बार मुझे वहशत सी होने लगी। वो क्या चाहता है? वो लंदन में मेरी सहूलत के मुताबिक मुझसे जल्द अज जल्द शादी का ख्वाह है। शादीशुदा होते हुए वो तुमसे कैसे शादी कर सकता है? मैंने हैर से पूछा। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि वो खुद सर और अनापरस्त है। उसके नजदीक बीवी की अहमियत है पैर की जूती से ज्यादा नहीं है। उसे तलाक देने पर आमादा है। और तुम्हारी क्या राय है? मैंने उस नाजुक मोड़ पर किसी खुश दिली का मुजाहरा करने के बजाय गहरे हमदर्दाना लहजे में पूछा। आज मुझे उसकी सूरत ही नहीं, आवाज तक से सख्त तरीन नफरत हो गई है। मैं उसकी कैफियत को खूब समझ रही हूँ। मुझे देखकर उसके दिल में कोई लतीफ जज्बा बेदार नहीं हुआ, बल्कि उसे रूम वाली तौहीन याद आ गई। अब वो हर कीमत पर इस तौहीन का इंतकाम लेना चाहता है। उसकी वहशियाना सोच का अंदाजा इसी बात से लगा सकती हो कि उस इंतकाम की खातिर
वो अपना बसा बसाया घर तक उजाड़ने पर तुल गया है। मैं उससे गुफ्तगू के दौरान में तुम्हारे चेहरे के नर्म और मुदाफाना तासुरात देख रहा था। उससे तो तुमने ये बातें नहीं की होंगी। मैंने अपने दिलो दिमाग में अंगड़ाइयां लेने वाले कहर गज़ब के तूफान को वीरा से पोशीदा रखते हुए सवाल किया। इसकी मकारी का जवाब मैं भी मकारी ही से देना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें अपना शौहर करार देकर मजबूरी जाहिर की है। उसका मुतालबा है कि तुमसे तलाक ले लूँ। तुम आमादा ना हुए तो वो तुम्हारी जान तक लेने के लिए तुला बैठा है। इसलिए मैं कह रही थी कि तुम कल की परवाज से निकल जाओ, इसके शर से महफूज हो जाओगे। अपना इंतकाम पूरा होने तक वो मुझे कोई जरर नहीं पहुंचाएगा। मैं आराम से उसे 2-3 दिन तक उलझाए रखूंगी और फिर खामोशी से यहाँ से निकल जाऊंगी। यह नहीं हो सकता वीरा, हम एक साथ जाएंगे, मैंने अटल लहजे में कहा। पूरा पस मंजर सामने आ जाने के बाद मैं पूरे एतमाद से उसका सामना कर सकता हूँ। नहीं, तुम उसके सामने नहीं जाओगे। उसने घबरा के मेरी बात काट दी। पढ़ लिख लेने के बावजूद वो ज़हनी तौर पर आज भी 19वीं सदी का वहशी कबायली है। मेरे और तुम्हारे मफरूजा अज़दवाजी रिश्ते का जिक्र सुनते ही उसने बेसाख्ता तुमसे 2 लोगों की जंग की तर्ज पर गन शूटिंग के मुकाबले की ख्वाहिश का इजहार किया था। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि अंदर से वो कितना जंगली है और अपनी हर खूबी पर किस तरह नाज करता है। उसे अपने निशाने पर घमंड है तो तुम मुझको भी जानती हो। अगर इंग्लैंड में ऐसे मुकाबलों की कोई कानूनी हैसियत है तो ये उसे उसके कैफे किरदार तक पहुंचाने का बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है। तुम कहाँ की बातें कर रहे हो? अपनी पूरी कथा सुना देने के बाद मेरा हौसला अफसा रवैया देखकर वीरा का खोया हुआ एतमाद बहाल होने लगा था। 20वीं सदी में मुहज़्ज़ब दुनिया का कोई कानून ऐसी जाहिलाना खूनरेजियों को तस्लीम नहीं करता। उनके दिमागों में पिछली सदी का वही माहौल रचा बसा हुआ है जब उनकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज कानून का दर्जा रखता था और इनके जुल्म के सामने कोई सर नहीं उठा सकता था। ऐसे सरकश और बददिमाग लोग इस जमीन का बोझ होते हैं। इनका बेहतर ठिकाना जमीन के सीने ही में होता है। हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। हमें आज इस बारे में कुछ कर गुजरना होगा। अगर गीता केस में कोई नई उलझन पैदा ना हुई तो कल हमें हर हाल में यहां से निकलना है। तुम्हारे अल्फाज से खून की बू आ रही। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? मुझे जो करना होगा मैं कर गुजरूंगा। तुम उससे फोन पर बात करो, उसका हौसला बढ़ाओ ताकि वो आज शाम तुम्हारे साथ सैर के लिए किसी वीराने की तरफ निकलने पर आमादा हो जाए। तुम ये प्रोग्राम बनाने में कामयाब हो गई तो आज रात हम मीठी नींद सो सकेंगे। मेरे किसी मनफी रद्द-ए-अमल का खौफ दूर होने के बाद वो धीरे धीरे अपने असल रूप में आती जा रही थी। थोड़ी सी रद्दोकत के बाद मेरे मंसूबे की तफसील जाने बगैर मेरे मशवरे पर अमल करने पर वो आमादा होगी। मेरे सामने उसके अलावा मजीद 2 अहम काम थे। पहले गजाला को फोन करके वीरा के मुतवक्का तजस्सुस से होशियार करते हुए अमेरिका रवानगी के प्रोग्राम से आगाह करना था। दोयम, जहांगीर को खतरात का एहसास दिलाकर बसियार नोशी से गुरेज करने और अव्वल खान से राब्ते में रहने का मशवरा देना था। पहले फोन के लिए वीरा से राजदारी बरतनी जरूरी थी और दूसरे फोन के लिए होटल नामुनासिब था। मुझे जहांगीर की गोशुमाली करनी है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसे फोन करके थोड़ी देर में लौट आऊंगा। इस दौरान में तुम तखलिये में पूरी आज़ादी से अपने जंगली से बात कर सकती हो। मुझसे बात करके वो खुलकर सामने आ गया है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी घात में कहीं आस पास ही मंडला रहा हो और तुम्हें देखते उलझने की कोशिश करे। उसने खदशा जाहिर किया। हम किसी जंगल में नहीं, लंदन के एक माकूल होटल में है। ये बात वो भी जानता है। यहाँ अपनी ताकत का मुजाहरा करके वो खुद भी महफूज नहीं रह सकेगा और इसके साथ ही उसने तुम्हें मुझसे तलाक लेने का मशवरा दिया है। पर राज उलझने से पहले वो इस मशवरे के नताइज का इंतजार करेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, उसने इसरार किया। रामा को रुजीनी से बात करने के लिए मुझे किसी तखलिये की जरूरत नहीं। तुम्हारी मौजूदगी में भी मैं उससे खुलकर बात कर सकती हूँ क्योंकि तुम अतालवी जुबान से नवाकिफ हो और वो अंग्रेजी से नाबलद है। यह हैरत की बात है कि यूरोप के बाद खित्तों में अंग्रेजी ऐसी अजनबी जुबान समझी जाती है। मैंने इस तरारी अंदाज में वो बात कर डाली। अजनबियत के साथ कुछ तासुबात भी हैं। इनका मुजाहरा फ्रांस में किया जाता है। बेशतर फ्रेंच अंग्रेजी में पूछे गए सवाल का जवाब फ्रेंच में देते हैं और नागुज़ीर जरूरत के बगैर अंग्रेजी का सहारा लेना मायूब समझते हैं। वो बात पहले ही मेरे मुशाहिदे में थी। मेरी तरफ से मौजू की तब्दीली को वीरा ने एक साथ रवानगी पर रजामंदी तसव्वुर करते हुए जूते पहनने का इरादा किया ही था कि मैंने इसे टोक दिया। नहीं वीरा, मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ। मेरा वो फिक्रा अधूरा रह गया क्योंकि टेलीविजन पर मामूल की नशरियात रोककर साउथ हाल मर्डर केस के बारे में एक खास प्रोग्राम पेश करने का ऐलान किया जा रहा था। कातिल हम में से किसी न किसी के आसपास पूरी आजादी से दंदनाता फिर रहा है। इसे पहचान कर कानून के हवाले करें। टैक्सी ड्राइवर जॉन स्मिथ की यादाश्त से मुजरिम का खाका आपके सामने है। इस गंभीर और ड्रामाई कमेंट्री के साथ ही पूरी स्क्रीन पर एक कलमी चेहरा नुक्ते से बढ़कर टेलीविजन की पूरी स्क्रीन पर छाता चला गया। मैं सांस रोके टेलीविजन पर नजरें जमाए खड़ा था। टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर वाज़ेह होकर पूरी तरह फैल गई। वो सरकारी महकमे के किसी मुसव्विर का बनाया हुआ कलमी खाका था
टेलीविजन पर नशर होने वाले ऐलान ने इन लम्हात में गोया मेरी हड्डियों में गोदा तक मुंजमद कर दिया था। लेकिन खाका नुमाया होते ही कमरे की महदूद फिजा वीरा की दबी दबी हैजान अमेज सरगोशी से गूंज उठी। ये तुम नहीं हो सकते। इस खाके को देखकर कोई भी तुम पर शुबा नहीं कर सकेगा। जॉन स्मिथ ने तुम्हारे एक मोहसिन के रूप में सामने आकर सबको गलत राह पर डाल दिया है। वीरा की मुसरत अमेज आवाज ने मेरे वजूद पर छाया हुआ सहर तोड़ दिया। मैंने खौफ और खाली ज़हनी की कैफियत को अपने ज़हन से झटक कर इस खाके का नाकदाना जायजा लेना शुरू कर दिया। इस खाके में चेहरे की साख्त या बैरूनी खतूत मेरे असल चेहरे के मुताबिक नहीं तो इससे मुशाबा जरूर थे। इससे आगे सब कुछ गुमराहकुन था। इस खाके में बाल काफी बड़े, पेशानी तंग, आंखें सर्द और भींची हुई और दहाना शिकावत एक कल्बी का मजहर नजर आ रहा था। चाहे ड्राइवर की यादाश्त के बारे में वीरा का ही नजरिया दुरुस्त साबित हुआ था। अगली सवारी बिठाने तक हर पेशावर ड्राइवर अपनी पिछली सवारी को भूल चुका होता है। सिर्फ गैर मामूली हसीन और वजीब बिगड़े हुए या दहशतनाक चेहरे ही इनकी यादाश्त के खानों में चिपके रह जाते हैं। लंदन पुलिस के सुराग रसानों ने जॉन स्मिथ का जहन कुरेद कुरेद कर कागज पर जो पैकर तराशा था उसके बारे में टेलीविजन पर तफसीली ऐलान जारी था, मगर इसकी असलियत का भरम खुल जाने के बाद हम दोनों के जहन पर छाई हुई दहशत मालूम हो चुकी थी। वीरा ने टेलीविजन बंद कर दिया। ये तो वाकई किसी कातिल का खुदोखाल थे। तुम इतने भयानक तो नहीं हो। वीरा ने टेलीविजन बंद करने के बाद रायजानी करते हुए कहा। बाज लोग इस कदर तखय्युल परस्त होते हैं कि सामने की चीजों को भी इनके असल रूप में देखना पसंद नहीं करते। हर चीज उस चेहरे को सिर्फ इसी रूप में देखते हैं जिसमें वो खुद उसे देखना चाहते हैं। मैंने कदरे इत्मीनान के साथ सिगरेट सुलगा कर कहा। वीरा ने हैरत से आंखें निकाल कर बात दोहराई। लोग हर चीज और चेहरे को इसी रूप में देखते हैं जिसमें वो खुद उसे देखना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? ये आम बात नहीं थी। मैं बाज लोगों की बात कर रहा था। मैंने वजाहत की। ऐसे आदमी को ट्रेन घोड़े की सूरत में नजर आएगी? वीरा ने मजाक का उड़ाने वाले अंदाज में पूछा। हो सकता है कि मर्ज की शिद्दत में ऐसा भी होता हो। मैंने अपनी संजीदगी बरकरार रखते हुए जवाब दिया। वरना ट्रेन की जगह बुलेट ट्रेन और घोड़े की जगह यूनिकॉर्न जरूर देखा जा सकता है। खूब, वीरा ने तन से कहा। इसका मतलब है कि अब तुमने नफ्सियात पर भी मुंह मारना शुरू कर दिया है। ये बातें किस किताब में मिल सकेंगी? उसके चिल्लाट पर मैं हंस पड़ा। तुम खुद ही बात को बिला वजह दूर ले गई। मैंने घोड़े और ट्रेन की बात नहीं की थी। मामला सिर्फ इतना है कि जॉन स्मिथ ने मेरे बारे में पुलिस के सुराग रसानों को सिर्फ ऐसी जुजियात बताई जो किसी कातिल ही पर सादिक आ सकती हैं। मेरे खुदखाल के बारे में उसका हाफजा साफ था। पूछताछ जारी रही तो उसने मेरे कयास के सारे एक कातिल का खाका बनवा दिया जो हकीकत से बहुत दूर था। हो सकता है कि उसने प्रेस और आवाम की नजरों में अहमियत हासिल करने के लिए सारी मशक की हो। अगर वो हर सवाल के जवाब में कहता रहता कि उसे कातिल का चेहरा याद नहीं है तो उसे एक आम बल्कि सरसरी सा गवाह समझ कर नजरअंदाज कर दिया जाता। अब वो VIP बन चुका है। फिर तो वो ज़हनी मरीज है। अपनी तस्कीन के लिए सबको गुमराह कर रहा है। अब तुम नफ्सियात पर मुंह मार रही हो। मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी ऐसी की तैसी में जाए। इसे ज़हनी मरीज साबित करने के लिए यही एक बात काफ़ी है कि वो तवील तजब्जब और रुपोशी के बाद सामने आया है। पता नहीं ये बात पुलिस वालों की समझ में क्यों नहीं आ सकी। ये बस तुम्हारी खुशकिस्मती ही हो सकती है। पहले के मुकाबले में अब मैं खुद को ज्यादा महफूज तसव्वुर कर रहा हूं। मैंने कहा। जॉन स्मिथ का फ्रॉड खुलने तक हम दोनों समंदर पार करके दूर जा चुके होंगे। यह फ्रॉड कभी नहीं खुल सकेगा। मैंने कुर्सी में पहलू बदल कर कहा। यह इस वक्त मुमकिन है जब असल कातिल पुलिस के रूबरू जाकर यह दावा करे कि जॉन स्मिथ ने इसका गलत खाका बनवाया है। टेलीविजन पर खाके का जिक्र सुनते मेरी जान निकल गई थी। वीरा ने गहरा सांस लेकर कहा, गनीमत है कि यह खतरा भी टल गया। पूरी कहानी में अब सिर्फ एक ही नुक्ता अहम है कि गीता का साथी एक सेहतमंद एशियाई था। पता नहीं इस खाके की बिना पर कितने बेगुनाह पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। बेगुनाहों के लिए इनके वकील कानून में कहीं ना कहीं लचक तलाश कर लेते हैं। अब हमें इस बारे में अपना सर खपाने की जरूरत नहीं। तुम रामा का रोजीनी से बात करो। मैं जहांगीर की खबर लेकर आता हूँ। तुम फिर वहीं अड़े हुए हो। इस वक्त मुझे साथ ले जाने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, मगर यह जानना जरूरी है कि तुम मेरे साथ जाने पर क्यों मुसर हो। रामा का बहुत वैशी और दरिंदा सिफ्त आदमी है। मैं नहीं चाहती कि वो बेखबरी में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा बैठे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम इन बातों को दोहराकर मुझे इश्तियाल दिला रही हो। उसकी वहशत और बर्बरियत के गुन गाकर मुझे जिद दिला रही हो। तुम इतनी सुरमा तो नहीं हो कि तुम्हारी वजह से वो खौफ सदा हो जाएगा। बाजुका तुम बिल्कुल टफ्फर होकर रह जाते हो। वो अपने जोम में मेरा आशिक बना हुआ है और मुझे शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा है। यह झूठ ही सही, लेकिन उसे यह मालूम है कि तुम मेरे शौहर हो। मेरी मौजूदगी में वो तुम्हारे साथ उलझने की कोशिश नहीं करेगा। अगर मैं अकेला बाहर निकला तो मुझे फाड़ खाएगा। मैंने उसकी बात काट कर तेजी से कहा, मैं देखता हूं कि सरामजादे में कितना दम खम है। उसने तुम्हें मुझसे तलाक लेने के लिए वक्त दिया है। अगर वो इतना इंतजार किए बगैर मुझसे उलझा तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। वीरा को बहस और तकरार में यदत तूला हासिल था। वो दुनिया के बेजान तरीन मौजूआत पर भी घंटों बेतकान बोल सकती थी।
इस बहस को वहीं खत्म करने के लिए मैंने उसीले अंदाज में एक झटके से अपनी कुर्सी छोड़ दी और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। पीछे देखे बगैर मैंने बाहर निकलकर कमरे का दरवाजा बंद करना चाहा तो रुकावट का एहसास हुआ। मैं बंद ना कर पलटा तो वीरा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दरवाजे से बाहर आ चुकी थी। उसे मेरे तेवरों का पहले से अंदाजा था। मेरे बरसने से पहले ही बोल पड़ी, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, मुझे होटल की बुक शॉप से कुछ खरीदारी करनी है। मैंने गुसीली फुनकार की सूरत में एक गहरा सांस लिया और तेजी से लिफ्ट की तरफ चल दिया। इस बार वीरा ने मौका की नजाकत भांप कर मेरी रफ्तार का साथ देने की कोशिश नहीं की थी। शायद वो रवा रवि में मौजूद रहकर इत्मीनान करना चाहती थी कि मेरी ड्रामा का रुजीनी से मुठभेड़ न हो। लिफ्ट उसी फ्लोर पर मौजूद थी। मैं उसके जरिए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा और काउंटर पर मौजूद लड़की से खफीफ से मुस्कुराहट का तबादला करता हुआ होटल से निकल गया। मैं अपनी धुन में सर झुकाए टेलीफोन बूथ की तरफ चला जा रहा था। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के उस अकबी हिस्से में फुटपाथ कुशादा हैं और इन पर ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती। मैं बेफिक्र था कि मेरे सामने कोई रुकावट थी, न मैं किसी की राह में हायल हो रहा था। मेरी यकसोई जरा ही देर के लिए बरकरार रह सकी और फिर अचानक सामने से एक नर्म नाजुक और खुशबू में नहाया हुआ वजूद मेरे बदन से आ टकराया। इस लड़की के हल्क से ओह सॉरी की हल्की सी सुरीली आवाज बरामद होने से पहले ही मैं इसका हाथ थाम कर अपनी नजरें उसके चेहरे पर गाड़ चुका था। ओह प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, उसने खौफजदा आवाज में सरगोशी की। मगर मेरा इरादा बहुत गलत है, मैंने बेरहमाना सर्द महरी से कहा। मेरी जैकेट के दाहिनी जेब में पड़ा हुआ उसका हाथ मैंने बाहर से यूं दबोचा हुआ था कि पोजीशन की जरा सी तब्दीली से दूसरों को अंदाजा हो सकता था कि मैंने उसे अपनी जेब तराशी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। वो 25-26 साल की एक दराजगत और सुबकंदाम औरत थी। चेहरे पर बहुत हल्का और वाजबी मेकअप होने के बावजूद उसके कदोखाल बहुत दिलकश थे, जो हरासा होने की वजह से और भी निखर आए थे। इस रोज लंदन का मौसम खासा खुनक था, मगर इस खातून का लिबास इस कदर कफायत से ज्यादा था कि चेहरे से काफी नीचे तक खुले हुए सीने की जिल्द पर जा बजा खून के इर्तकाज की अलामात नजर आ रही थी। मुझे छोड़ दो खुदा के लिए, जो चाहो कर लेना, मगर मेरा हाथ छोड़ दो, वो मुल्तजियाना आवाज में बोली। गश्त करते हुए किसी टामी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो मुझसे दानिस्ता क्यों टकराई, तुम्हारा हाथ मेरी जेब में क्यों गया? मैंने अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुकाकर सख्ती से सवाल किया। मैं गिरा कट नहीं हूँ, रूहानसी आवाज में बोली। कल रात से भूखी हूँ, मैंने सुना था कि एशियाई लड़के यहाँ आकर सफेद लड़कियों के लम्स को तरसते हैं। मैं समझ रही थी कि तुम मुझे संभालते रह जाओगे और मैं नाश्ते के लिए तुम्हारी जेब से 2-4 पाउंड निकाल दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं इल्तिजा कर रही हूँ। मान मेरी निगाह नीली वर्दियों और रोमन तर्ज की ऊंची टोपियों में मलबूस उन 2 सिपाहियों पर पड़ी जो नहायत सुस्त रवि से आस पास का जायजा लेते और गश्त करते हुए नहायत खामोशी से हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। इनके मुदाखलत से वो मामला को संगीन रुख भी इख्तियार कर सकता था। इन दोनों वर्दी पोशों पर निगाह पड़ते ही मैंने मशीनी अंदाज में जैकेट की जेब की बैरूनी सतह पर अपने हाथ की गिरफ्त खत्म कर दी और उस लड़की ने बिजली की सी तेजी से अपना हाथ निकाल लिया। इसलिए में मुझे अंदाजा हुआ कि वो कोई फाका ज़दा या बदहाल औरत नहीं बल्कि पेशावर जेब तराश थी। हाथ आजाद होते ही हैरतनाक तौर पर पलक झपकने में उसके चेहरे के तासरात तब्दील हो गए। खौफो हिरास की जगह उसकी आंखों में तहकीर की चिंगारियां सुलग उठी। तुम काले एशियाई उल्लू के पट्टे, वो दांत पीस कर गुर्राई, राह चलती लड़कियों से टकराकर उनके बदन पर चुटकियां काटते हो। वो न जाने क्या कुछ बकती हुई तेजी से मुखालिफ समत में बढ़ती चली गई। हाथ आजाद होने के बाद उसने एक लम्हे के लिए भी मेरे पास रुके रहने की हमाकत नहीं की थी। इस वलायती और चोर दुशीजा से गालियां खाकर मैं भी गालिब की तरह बेमजा नहीं हुआ। सर झटक कर मुस्कुराया और फिर अपनी राह पर हो लिया। मेरी जेब में उतरा हुआ अपना हाथ आजाद होने के बाद उस खातून या दुशीजा ने जो कुछ किया उसका मकसद मेरे ऊपर इल्जाम तराशी नहीं था। शायद वो इसका कोई मुदाफाना हरबा था। आसपास से गुजरते हुए राहगीरों ने अगर हम दोनों को मुश्तबा अंदाज में एक दूसरे से तकरीबन जुड़े हुए देखा होता तो इस फरार होती हुई लड़की के तबसरे सुनकर वो इस पर जरा भी शुबा न करते। बदगुमानी मेरे बारे में पैदा होती। मैं इससे पहले और इसके बाद भी इस शहर खराबात में जाता रहा, लेकिन अकलो होश चुराने वालियों की जेब तराशी के किसी तजर्बे से गुजरने की नौबत नहीं आई। एक औरत की ज्यादती का निशाना बनने और फिर इसी की जुबान से गालियां सुनने का वो अकलौता तजर्बा था जिसे शायद लंदन वालियों के लिए कोई कुलिया नहीं बनाया जा सकता था। जिस शहर में नाज नखरों से जेबें खाली कराने की भरपूर आजादियां हों, सोहो के पेच दर पेच नीम तारीख और पुरस्कार गलियों में कदर रोशन जीने और तारीख तर चुबारे जेब तराश नाजनीनों की दुकान का दर्जा रखती हूँ, वहां कोई अहमक लड़की खुलकर किसी की जेब पर हाथ डालने की हमाकत करेगी। मेरे लिए वो तजर्बा बहुत अनोखा और दिलचस्प था। अपने पसंदीदा फोन बूथ में पहुंचकर जहांगीर के घर का नंबर मिलाने तक मैं इसके बारे में सोचता और महजूज होता रहा। ये कहानी मैं आज लिख रहा हूँ। गए बरसों में मेरी जुबान से यह किस्सा सुनकर
बार बार लंदन बल्कि दुनिया जहान की सैर को चाहने वाले एक दोस्त ने चंद माह बाद बहुत भुन्ना कर ये शिकवा किया कि वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, पिकाडिली और सोहो के बाजार में जा बजा अपनी जेबों में भरे हुए नोटों की खुली नुमाइश करते फिरे। रात गए तक कोई जेब तराश अंग्रेज नाज़रीन उन्हें ना टकराई। ये और बात है कि दीगर मसरूफियात में उलझकर रात के 1:30 बजे अपने होटल पहुंचे तो उनकी तमाम जेबें खाली थी।